गुड आफ्टरनून। ईशा। चलो ठीक है। टॉरॉइड, सो टॉरॉइड सोलेनॉइड को घुमा के दोनों एंड से कर दिए, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो टॉरॉइड को रोलैंड रिंग या फिर इनफाइनाइट सोलेनॉइड या फिर डोनट सोलेनॉइड भी बोलते हैं। डोनट सोलेनॉइड पता है ना, डोनट। ओके, सो एक डोनट शेप्ड इंसुलेटर के ऊपर वायर्स क्लोजली वुंड कर देनी है, इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर्स। सो मतलब सोलेनॉइड के जैसे ये भी आपका टच नहीं होना चाहिए, ओके। और यहां से तुम करंट पास करा सकते हो, ठीक है। तो अभी इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, जैसे भी जो भी डायरेक्शन है इसका, तो हर डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर ही रहने वाली है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ही रहेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा ही नहीं रही रीजन की। तो यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, सिर्फ इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हर जगह पे यूनिफॉर्म है, गिवन कि भाई टॉरॉइड का थिकनेस भी यूनिफॉर्म हो। तो अगर इनर रेडियस R1 और आउटर रेडियस R2 दिया हुआ है, तो टॉरॉइड का जो रेडियस लिया जाएगा वो इन दोनों का एवरेज होएगा। सो R विल बी एवरेज ऑफ द टू रेडिया, मतलब ये मिड पॉइंट वाला है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला अगेन एम्पियर सर्किटल लॉ, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI बाय 2 पाई R। लेंथ इसकी क्या होगी 2 पाई R, कौन सा R, ये एवरेज वाला R, 2 पाई R। ये टोटल लेंथ है इसकी, मतलब सर्कमफ्रेंस है। सो नंबर पर लेंथ को अगेन स्मॉल n। सो ये टॉरॉइड का फार्मूला म्यू नॉट NI। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड, क्योंकि लॉन्ग सोलेनॉइड का फार्मूला यही है। अभी ये लॉन्ग सोलेनॉइड कब होगा ना, जब इसकी जो लेंथ है वो इसके रेडियस से या इसके डायमीटर से बहुत बड़ी हो। सो L इज मच ग्रेटर देन A, तब सोलेनॉइड को लॉन्ग सोलेनॉइड बोलेंगे। लॉन्ग सोलेनॉइड का फॉर्मूला भी यही है जो टॉरॉइड का फॉर्मूला है। पर अगर शॉर्ट सोलेनॉइड हो, तो शॉर्ट सोलेनॉइड का मतलब ये डिस्टेंस अगर कम हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये नहीं बचता है। अगर शॉर्ट सोलेनॉइड होएगा, सपोज मैं मोटा सा सोलेनॉइड बनाता हूं ऐसा, ये शॉर्ट सोलेनॉइड है, ये लार्ज सोलेनॉइड है बट शॉर्ट है, इसका जो रेडियस है वो इसकी लेंथ के कंपेरेबल है। तो इसमें कोई पॉइंट, कोई रैंडम पॉइंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होने वाली शॉर्ट सोलेनॉइड में, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो दोनों एंड से इधर लाइंस ड्रॉ करनी है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक साइड को θ1 दे दो, दूसरे साइड को θ2 दे दो। तो ये कोई भी एक रैंडम पॉइंट अंदर मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है फॉर शॉर्ट सोलेनॉइड। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा, फुल फार्मूला म्यू नॉट NI, और इसका sin θ1 प्लस sin θ2 बाय 2, मतलब साइन का एवरेज। ये शॉर्ट सोलेनॉइड का फार्मूला है, ठीक है। ये शॉर्ट वायर के लिए भी ये सेम चेंज एप्लीकेबल है। कल हम लोगों ने लॉन्ग वायर किया था, लॉन्ग वायर के लिए आउटसाइड का फार्मूला म्यू नॉट I बाय 2R, 2 पाई R, सॉरी, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। वायर के फार्मूला में पाई आएगा, पर ये फार्मूला तभी वैलिड है जब वायर बहुत लंबी हो, मतलब जब वायर की लेंथ इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो अब ये लेंथ और ये डिस्टेंस कंपेरेबल नहीं है, ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द वायर, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर छोटी वायर होगी तो ये फार्मूला नहीं चलेगा। अगेन इसका तुम लोगों को डेरिवेशन है ही नहीं, बट प्रॉब्लम्स में टेलिंग है तो फार्मूला के यूज होता है। अगर छोटी वायर होगी तो अगेन ऐसे कहीं पे भी ऐसा छोटा सिस्टम देखें अपन, तो उसके एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों एंड से लाइन ड्रॉ करनी है। ये पॉइंट जहां पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, θ1 और θ2 दोनों एंगल्स ड्रॉ कर लो, तो ये हो जाएगा sin θ1 प्लस θ2 बाय 2। तो ये इन जनरल वायर का फॉर्मूला है, ओके।
एक और फॉर्मूला देख लेते हैं वायर का, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वायर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, जहां पे आर इसका रेडियस है, सॉरी आर डिस्टेंस है, 2 पाई आर और स्मॉल आर इसका रेडियस है कैपिटल आर। अंदर कोई पॉइंट है तो इसका आएगा म्यू नॉट आई, सपोज अंदर पॉइंट है आर डैश, तो इनसाइड म्यू नॉट आई आर डैश बाय 2 पाई आर स्क्वायर। ये इनसाइड के लिए। पर अगर हॉलो वायर है तो, जैसे अगर एक हॉलो पाइप है, पाइप में से करंट पास कर रहा है ऐसा, ऐसा है, एक पाइप है, मटेरियल कंडक्टर मटेरियल सिर्फ इधर ही है, बीच में कुछ नहीं है, बीच में वैक्यूम है, तो करंट ऐसे नहीं चल सकता, वैक्यूम है, नहीं जाएगा करंट, तो करंट जाएगा सिर्फ इधर से। सो ऐसा हॉलो पाइप है, ठीक है। इनर रेडियस लेट से स्मॉल आर या R1 ले लेते हैं, RI ले लेते हैं, इनर रेडियस RI, आउटर रेडियस RO। इसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी 0, क्योंकि इस लूप के अंदर कुछ करंट ही नहीं है, तो एम्पियर्स लूप खाली है। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई बाय 2 बाय आर नॉट। आउटसाइड आर नॉट डिस्टेंस, यहां तक जो डिस्टेंस हुआ, अगर ये पॉइंट बी है, यहां तक का डिस्टेंस हुआ स्मॉल आर, आउटसाइड के लिए ये सेम होना है, आउटसाइड के लिए सेम है। इनसाइड इसमें 0 होता है, इसमें इनसाइड 0 नहीं होता है, ये फॉर्मूला है। अच्छा, अब ये मटेरियल के अंदर कहीं पे पॉइंट हो तो, जैसे हमारा पॉइंट Q है इधर, सेंटर से x डिस्टेंस दूर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी B इन द मटेरियल ऑफ अ हॉलो कंडक्टर, हॉलो पाइप या हॉलो वायर, उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा देखो, ये सब मैं बता रहा हूं, इन सब के डेरिवेशंस के लिए तुमको बॉदर नहीं करना है, क्योंकि तुमको डेरिवेशंस है ही नहीं इन सब के। तुमको इन सब का सिर्फ मैं फॉर्मूला बता रहा हूं ताकि प्रॉब्लम्स वगैरह भी आए तो डायरेक्टली लगा सको ऐसे करके, ठीक है। तो ये होएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, यहां पे होएगा देखो x स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर ऑन आर नॉट स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये एक्स्ट्रा चीज है, ये तो है ही सब, ये एक्स्ट्रा है। क्या है एक्स्ट्रा? ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है माइनस रेडियस स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आउटर स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर, जहां चाहिए x स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर, RO स्क्वायर माइनस अपॉन में RO स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। ओके, ठीक है। डोंट बॉदर अबाउट द डेरिवेशन, अभी टाइम ही नहीं है और भी रिक्वायरमेंट भी नहीं, नेसेसरी भी नहीं है, ये ओके। सो ये डिफरेंट सिस्टम्स की मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एक और कर सकते हैं, प्लेन शीट की मैग्नेटिक फील्ड कर सकते हैं। ये थोड़ा रेयर है, ये एमसीक्यूज वगैरह में तुमको ऑब्जेक्टिव्स में ही रेयरली ऐसा कुछ कम आ सकता है, बट स्टिल मैं बता देता हूं। एक शीट है सपोज, और इस शीट के अंदर ऐसे वायर्स लगाई गई है, और उनमें से करंट जा रहा है छोटे। सो लेट्स से एक में से करंट जा रहा है आई, ओके। अभी इसका लेंथ हो अगर L, तो करंट पर यूनिट लेंथ ये हो गया लैम्डा, ओके। इसके बाजू में कोई पॉइंट है P, लेट्स से यहां पे कुछ पॉइंट है P, यहां पे इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला है D इज इक्वल टू म्यू नॉट
लैम्डा बाय 2। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। अगेन डोंट बॉदर अबाउट द डेरिवेशन, जरूरी नहीं। म्यू नॉट लैम्डा बाय 2, लैम्डा क्या है? आई बाय एल। ओके, क्लियर? सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस सिस्टम्स हुआ खत्म। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेस पड़े हुए हैं कि करंट अलग अलग शेप में हो सकता है, सीधी वायर हो सकती है, गोल वायर हो सकती है, बहुत सारे लपेटे हो सकते हैं सोलेनोइड, वो लपेटा खुद गोल हो सकता है टॉरॉइड, वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, रिंग के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेस डिस्कस हो गए अब तक कि क्या क्या फॉर्मूला लगेगा डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। अब देखते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड करेगी क्या। ये मैग्नेटिक फील्ड करंट को क्या करेगी। सो अ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइज अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। यहां पे एक वायर है अपने पास और ये वायर में करंट जा रहा है सपोज आई, और सपोज यहां पे कोई ऐसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। सो लूप बनाएगी, ऑब्वियसली ये जाएगी कहीं कहीं घूम के और ऑब्वियस ऐसे करके लूप बनाएगी, बट इस वायर के ऊपर राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर हो तो वायर पे फोर्स लगाती है। ये फोर्स होता है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स क्या था? QE। यहां पे Q के बदले क्या होगा? आइडियल, या पूरा लेंथ लेते हो तो IL। करंट एलिमेंट B के बदले E के बदले B। बट क्योंकि मैग्नेटिज्म में हम लोग देख रहे हैं बार बार कि वो परपेंडिकुलर हो रहा है, तो क्रॉस ये साइन थीटा लगेगा, IL क्रॉस B। ये मैग्नेटिक फोर्स है। सो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है इस वायर पे। यहां पे डायरेक्शंस देख ले मैग्नेटिक फोर्स की, तो क्या करना है ना, फिंगर्स और फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स I से B की तरफ जाओ। I का ऊपर और B का इधर, ऐसे जाओ तो फोर्स अंदर लगेगा। तो ये जो वायर है ये उस तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। इस वायर में फोर्स अंदर तरफ लग रहा है। अगर इसमें करंट नीचे साइड होता तो I और B इधर, तो फोर्स बाहर तरफ लगता, ऐसे करके। ठीक है, तो ये फोर्स आउटसाइड और इस पूरे वायर पे फोर्स इनसाइड लगेगा, IL क्रॉस B। अगर टेढ़ी मेढ़ी वायर होगी तो F होगा इंटीग्रेशन ऑफ IDL क्रॉस B, अगर टेढ़ी मेढ़ी वायर हो तो। ठीक है, जैसे ये टेढ़ी मेढ़ी वायर है। अभी यहां पे ये ध्यान देना है कि देखो ये इधर जो L होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ DL करके जो L मिलता है, ये सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ नहीं है। मतलब इसके वायर के टेढ़े मेढ़े होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसके एंड पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है वो आता है यहाँ पे। तो अगर एक टेढ़ी मेढ़ी वायर हो या ये बाजू में पैरेलल एक स्ट्रेट वायर रखी हुई है, इन दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है। ठीक है, सो व्हाट मैटर्स इज द डिस्प्लेसमेंट थिंकिंग। बट अब एक्चुअल कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है यहाँ पे, यहां से कुछ यहां जा नहीं रहा है। ठीक है, बट तुम लोगों को ये वेक्टर लेना है, वायर के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिफरेंस लेना है, पूरा लेंथ नहीं लेना है, पाथ लेंथ नहीं लेना है इस इक्वेशन के अंदर। ओके, क्लियर? चलो, तो इसका ये भी मतलब होता है कि अगर एक क्लोज लूप हो तो जीरो हो सकता है। अगर एक क्लोज लूप होएगा तो क्लोज लूप के अंदर तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो क्लोज लूप होएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा। ओके, सो सॉर्ट ऑफ अगेन गॉस लॉ। ओके, ये बात हुई एक वायर की। अभी इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक अकेला चार्ज रख दे अपन भाई, तो देखा जाए तो यहाँ पे जो करंट है वो मोशन ऑफ चार्जेस ही तो है ना? तो अगर करंट पे फोर्स लग रहा है, अगर करंट यानी वायर पे फोर्स लग रहा है, तो ये सेम मैग्नेटिक फील्ड एक अकेले चार्ज पे भी फोर्स लगाएगी। सो सपोज एक ऐसे चार्ज जा रहा है Q, V वेलोसिटी से जा रहा है, इस पे भी फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? QV क्रॉस B। तो ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स है। एंड अगेन कल अपन ने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? सेम ही है। हम लोग को देखने का खाली नजरिया अलग है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है। तो कल जब ईशा मेरे साथ कार में बैठी थी और वृक्षांका मेरे साथ कार में बैठी थी, तो
तो उन लोगों का मेरे साथ रिलेटिव मोशन 0 हो गया था, तुम लोगों का सबका नहीं हुआ था। सो वो रिलेटिव मोशन के हिसाब से इसको हम मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह भी देख सकते हैं फॉर एनी गिवन सिचुएशन। तो टोटल फोर्स लगेगा इस पे QE प्लस QB क्रॉस B। सो E प्लस टोटल फोर्स इतना लगेगा और इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, लॉरेंट्ज फोर्स, बराबर है। अभी ये तो मैंने इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अभी अगर सपोज चार्ज टेढ़ा जा रहा है तो क्या करेंगे, तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ वेलोसिटी ऐसी है तो दो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, एक तो v के साथ जिसको v पैरेलल लिख सकते हैं या v cos थीटा, एक इसका परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, v परपेंडिकुलर और v sin थीटा। तो ये जो v sin थीटा है, ये जो v sin थीटा है, इसकी वजह से चार्ज घूमेगा, गोल गोल घूमेगा। देखो इस पे देखें फोर्स कहां लग रहा है, QV क्रॉस B अंदर लग रहा है, फोर्स अंदर लग रहा है इस चार्ज पे। सो ये चार्ज इधर जा रहा है, इस पे फोर्स अंदर लगा तो टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। अब जब ऐसे गया तो अगेन V क्रॉस B, फोर्स इधर और टेढ़ा आएगा। So all the while the charge is experiencing a force towards the center. तो अगर इसको यहां से देखा जाए, यहां से ऐसे देखें इसको साइड में से, तो चार्ज ऐसे मूव करेगा और ये जो फोर्स लग रहा है QV क्रॉस B, ये टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, मतलब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स चार्ज को घुमाएगा, कितना घुमाएगा, रेडियस mv/qb। ये v कौन सा है, v sin थीटा वाला, v परपेंडिकुलर वाला है। तो जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है वो चार्ज को घुमा देती है, और जो पैरेलल वाली वेलोसिटी है वो आगे लेके जाती है। तो चार्ज अल्टीमेटली घूमेगा भी और फॉरवर्ड में जाएगा, ऐसे जाएगा। तो चार्ज ऐसे घूमता हुआ जाएगा, एक हेलिकल पाथ, एक स्प्रिंग जैसा पाथ पे जाने वाला है। अभी ये अगर पैरेलल कंपोनेंट कुछ होता ही नहीं तो चार्ज सीधा सीधा घूमता, तो मतलब उसका एक चक्कर यहां से शुरू होके यहां पे खत्म हो जाता। अगर ऐसे नहीं, सिर्फ ऐसे जाता चार्ज तो एक सिर्फ सर्कल्स में घूमता रहता। बट अभी इट हैज अ फॉरवर्ड कंपोनेंट, सो जितने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट हुआ उतने टाइम में थोड़ा आगे भी मूव हुआ है, थोड़ा हॉरिजॉन्टल मोशन भी हुआ है। दिस इज कॉल्ड पिच। सो पिच जैसे कि स्क्रू वगैरह होते हैं, या कहीं पे भी अगर थ्रेड्स देखोगे, इसमें जो ये बना होता है, ये दो थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस होता है पिच। ओके, तो पिच फाइंड करने में अभी एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, m/qb। एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम लगा 2πm/qb। उतनी देर में आगे कितनी स्पीड से गया है, v cos थीटा से। तो डिस्टेंस कवर्ड होएगा x इक्वल्स टू vt। तो दिस डिस्टेंस पिच इज vt, मतलब 2πm/qb v cos थीटा। इतना डिस्टेंस कवर करता है वो एक साइकिल में। ये पिच का फॉर्मूला है। ओके, सो ये पिच है, ये रेडियस है, और ये टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फिर, QB/2π। ओके, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है। सो दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड एज FC, C फॉर साइक्लोट्रॉन। ओके, सो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। ये प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का। देखो इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में किधर भी R नहीं है और किधर भी V नहीं है। मतलब एक चार्ज कितना भी बड़ा चक्कर लगा ले, वो इसी टाइम में कंप्लीट करने वाला चक्कर है। अभी अगर एक चार्ज छोटा चक्कर लगाएगा और उसको इसी टाइम, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 सेकंड है, तो एक चार्ज छोटा चक्कर 1 सेकंड में लगा रहा है, अभी ये बड़ा चक्कर लगाना है उसको,
पर वो भी 1 सेकंड में कंप्लीट करना है तो उसको फास्ट जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा चक्कर लगा रहा है, 1 सेकंड में ही कंप्लीट करना है तो बहुत फास्ट जाना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन में हम लोग रेडियस बढ़ा के वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। सो अ साइक्लोट्रॉन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड द रेडियस। क्लियर? ठीक है। साइक्लोट्रॉन देखें तो साइक्लोट्रॉन एक पार्टिकल एक्सिलरेटर है, जैसे पुराना पार्टिकल एक्सिलरेटर वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर में पार्टिकल्स को एक्सिलरेट करवाते थे, रादर अभी नहीं यूज होता वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल बहुत हाई वोल्टेज जनरेट कर दो और उसमें पार्टिकल्स करो तो वो भागेंगे, एक्सिलरेट करेंगे। साइक्लोट्रॉन भी पार्टिकल्स को एक्सिलरेट कराता है, इसका प्रिंसिपल डिफरेंट है। साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है ये फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन। The cyclotron frequency is QB by 2 मीनिंग कि तुम रेडियस बढ़ाते जाओ फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी वेलोसिटी बढ़नी पड़ेगी क्योंकि बड़ा डिस्टेंस कवर करना है तो फास्ट चलना पड़ेगा अगर सेम टाइम में कवर करना है तो इस प्रिंसिपल के ऊपर ये साइक्लोट्रॉन कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये जो दो डी शेप्ड कंडक्टर्स हैं इनको बोला भी जाता है डीज, ये दो डीज हैं, ठीक है। ये बहुत बड़े मेटालिक कंडक्टर्स हैं, तो इसका मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, सो ई इनसाइड इज जीरो। इनको कनेक्ट कर दिया जाता है एक एसी सप्लाई से। अच्छी छोटा बोलते हैं। तो अभी यहां पे हम लोग हाफ साइकिल करेंगे। तो ये अल्टरनेटिंग सप्लाई है, अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई है। इसका मतलब हाफ साइकिल के लिए ये वाला डी पॉजिटिव होगा और हाफ साइकिल के लिए ये वाला डी नेगेटिव होगा, ठीक है। उस टाइम में हम लोग यहाँ पे एक चार्ज रख रहे हैं, लेट्स से प्रोटॉन, मतलब एक हाइड्रोजन का एक एटम रख रहे हैं, तो वो इसको अट्रैक्ट होगा नेगेटिव साइड को। बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये प्रोटॉन इधर जाएगा और इसकी वेलोसिटी होगी v1। जैसे ही अंदर एंटर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा QV क्रॉस B डाउनवर्ड, तो ऐसे घूम जाएगा। जिस मोमेंट ये बाहर निकल रहा है उस टाइम पे इसका नेक्स्ट हाफ साइकिल होगा। सो नेक्स्ट हाफ साइकिल मतलब तभी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये v1 स्पीड से ही निकला, यहां पे आते आते इसकी स्पीड बढ़ जाएगी v2, तो अंदर एक बड़ा चक्कर कंप्लीट करेगा, फिर वापस से प्रोसेस रिपीट होएगा, इसका रेडियस बढ़ते जाएगा, तो v भी बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से एक हाइड्रोजन एटम यानी कि प्रोटॉन की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, इसको साइक्लोट्रॉन के अंदर घुमा के, ठीक है। ये साइक्लोट्रॉन है, दैट्स इट। पार्टिकल्स एक्सेलरेट करके हम लोग को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने मिलते हैं। पार्टिकल्स एक्सेलरेट करके, जैसे फॉर एग्जांपल दो प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करके उनको टकरावा दो, तो वो दो प्रोटॉन्स के अंदर से और सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। दिस वेरी एक्सपेरिमेंट अनलॉक्स द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। क्यों बना था यूनिवर्स, कैसे बना था, वो सब इसके अंदर से बना जाता है। लार्ज हेड्रन कोलाइडर सुना है? तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के पीछे है डायग्राम लार्ज हेड्रन कोलाइडर का। हाँ देखो देखो लास्ट पेज, कवर पेज, ये लार्ज हेड्रन कोलाइडर है, वो उसमें आदमी देखो कितना छोटा है। लार्ज हेड्रन कोलाइडर एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड टनल है। वो अंडरग्राउंड टनल के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स या कभी कभी दूसरे मतलब अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स ये सब घुमाते हैं, और वो अंदर पार्टिकल्स घूम घूम के एक दूसरे को कोलाइड करते हैं और उसमें से और सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते हैं। कुछ साल पहले इसमें गॉड पार्टिकल डिस्कवर हुआ, गॉड पार्टिकल, Bose-Einstein condensator, that God particle is supposed to produce a lot more new particles, ऐसा करके, ठीक है। तो पार्टिकल्स एक्सेलरेट करवा के हम लोग डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस, डिफरेंट टाइप के न्यू पार्टिकल्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। अब इस साइक्लोट्रॉन में कुछ
लिमिटेशंस है, अभी इस लिमिट से ज्यादा साइक्लोट्रॉन हम लोग को हेल्प नहीं कर सकता है। एक तो ये जो डीज होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े एरिया में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। दूसरा, ये अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स घूम रहे हैं सिर्फ, तो मतलब बहुत फास्ट जाने वाले हैं, तो ये ऐसे बहुत फास्ट जाएंगे तो ये जो एसी का जो वोल्टेज है इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा मिलियन वोल्ट इतना करना पड़ता है, ऐसा 10 लाख 5 लाख 10 लाख वोल्ट 5 लाख 10 लाख हर्ट्ज, सॉरी ऐसा 10⁻⁴ 10⁵ हर्ट्ज इतना, मतलब एक सेकंड में इतनी बार चेंज होगा, ये फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम साइक्लोट्रॉन का है हाँ कि एक तो तुम इसमें न्यूट्रल चार्जेस एक्सेलरेट नहीं करा सकते क्योंकि ये प्रिंसिपल काम ही करता है चार्ज पे, तो न्यूट्रॉन एक्सेलरेट नहीं करा जा सकता है, ठीक है। दूसरा, बहुत लाइट पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ना, रिलेटिविटी, ये रिलेटिव मास का इक्वेशन है, ये रेस्ट मास है। फॉर एग्जांपल एक कोई चीज ले लो, 1000 किलो की एक चीज ले लो, 1000 किलो में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो इमेजिनेबल है, 1.6 × 10⁻⁹ या 9.1 × 10⁻30 तो उतना छोटा इमेजिन करना डिफिकल्ट होता है। तो सपोज एक 1000 kg का एक चीज ले लेते हैं और वो लेट से लाइट की 50% स्पीड पे पहुंच गया, तो ये हो जाएगा 1000 और ये 1 - c/2 और c का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, so 1000 बाय रूट में 1 - 1/4, so 3/4, so √3/2, 2000 बाय √3, 2000 बाय √3 करो, √3 होता है 1.73 समथिंग, 1.73 और 2 बाय 1.73, तो ये 11 समथिंग हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1100 ऐसा कुछ हो जाएगा, और 100 किलो इसका मास बढ़ जाएगा अगर लाइट की आधी स्पीड से चलने लगता है। जब भी कोई चीज लाइट की स्पीड को अप्रोच करने लगती है उसका मास बढ़ने लग जाता है, ये इसका प्रॉब्लम है कि इसमें जैसे जैसे पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ती जाती है उनका मास बढ़ जाता है, मास बढ़ जाता है तो स्पीड नहीं बढ़ पाती है क्योंकि मोमेंटम मोर और लेस कांस्टेंट रहने वाला है, तो एक पॉइंट के बाद इसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाती है, तो ये अल्टीमेटली बहुत ज्यादा स्पीड पे पार्टिकल्स को पहुंचा नहीं पाता। ओके, सो ये कुछ लिमिटेशंस है साइक्लोट्रॉन के, ये सब लिमिटेशंस को ओवरकम करता है साइक्लोट्रॉन का बड़ा भाई सिंक्रोट्रॉन। तो बड़े भैया ये तुमको ऑब्वियसली नहीं है सिलेबस में, सिंक्रोट्रॉन, सो सिंक्रोट्रॉन ओवरकम्स द लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड साइक्लोट्रॉन। चलो, सो नेक्स्ट करते हैं टॉपिक वेलोसिटी सिलेक्टर। अभी हम लोग को चाहिए एक बीम, एक कॉलिमेटेड बीम, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पड़ा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स एक गोल्ड के फॉइल पे शूट करवाते हैं, पर वो एक पॉइंट पे शूट करने चाहिए, कैसे भी शूट नहीं करने चाहिए, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं कॉलिमेशन। कॉलिमेशन करना मतलब रैंडम डायरेक्शन में जाती हुई चीजों को कोई एक डायरेक्शन में लेके आना। सो वो कॉलिमेशन करने का पुराना तरीका है लेड ब्रिक्स। लेड की ब्रिक्स ना ये रेज एब्जॉर्ब कर लेती है, तो बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो तुमने बीच में से जो थोड़ी सी जगह छोड़ी है ये वाले पार्टिकल्स निकलेंगे, ये पुराना तरीका है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूज करके भी कॉलिमेशन किया जा सकता है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर क्या कर रहा है, वेलोसिटी सिलेक्टर नाम वो हमको जो वेलोसिटी चाहिए वही वेलोसिटी में जाने वाले पार्टिकल्स को सिलेक्ट करता है, मतलब उनको ही अलाउ करेगा जाना, बाकियों को अलाउ नहीं करेगा जाना। मेरे को चाहिए कि मेरा इधर कुछ तो टारगेट है, कुछ भी टारगेट बोलता है, मेरे को इधर हिट करवाना है, तो मैं क्या, और इधर मेरे पास कुछ एक रेडियो एक्टिव चीज पड़ी है जिसमें से हर डायरेक्शन में पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ऐसा रैंडम डायरेक्शंस में। मेरे को इसी डायरेक्शन, मेरे को ये वाली चाहिए, बाकी सब मेरे को इधर उधर लगने वाला चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक अरेंजमेंट करूंगा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का। सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चाहिए, ये डायरेक्शन में नहीं है, वैसे ये कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पर देखेंगे,
अभी इस पे लॉरेंट्ज फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू Q प्लस V क्रॉस P। E प्लस V क्रॉस P। अभी अगर अपन टोटल फोर्स जीरो कर दें तो E हो जाएगा माइनस V क्रॉस V, तो टोटल फोर्स जीरो हो गया पार्टिकल, बराबर। तो अभी E इक्वल्स टू माइनस V क्रॉस V, और अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे E और V को परपेंडिकुलर रखा है, तो मैग्नीट्यूड रखोगे तो क्या हो जाएगा VV, देयरफॉर V इक्वल्स टू E बाय V। तो ये तो क्या मिला, ये इसका मैग्नीट्यूड मिला वेलोसिटी का। तो V इक्वल्स टू E बाय V वाले पार्टिकल्स, देखो ये जो सोर्स है रेडियो एक्टिव सोर्स, इसमें से कैसे भी पार्टिकल्स निकलते हैं, यही वाले पार्टिकल्स नहीं निकलते हैं। इसमें से 100 मीटर पर सेकंड वाला भी पार्टिकल निकलेगा, इसमें से 200 मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल भी निकलेगा। मेरे को चाहिए सपोज लेट्स से 50 मीटर पर सेकंड, मेरे को चाहिए कि इधर 50 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल्स ही हिट करें, तो मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स अरेंज करूंगा। मैं एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लगाऊंगा जो मैग्नेटिक फील्ड के 50 टाइम्स ज्यादा है, तो ताकि मेरे को रेशियो क्या मिलेगा 50। ठीक है, ये क्या बात हुई, मैग्नीट्यूड की बात हुई। इतने मैग्नीट्यूड वाले और V की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के लिए मैं लगा रहा हूं E क्रॉस B। E क्रॉस B वाले पार्टिकल्स, इधर ये डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड होगा, वो वाले पार्टिकल्स पे नेट फोर्स जीरो लगने वाला है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये डायरेक्शन में चाहिए, मतलब मेरा जो V है ये डायरेक्शन होना चाहिए। मैंने E लगाया है ऊपर, E क्रॉस B, ये हो रहा है B, तो मेरे को ये B लगाना चाहिए सामने। तो ये जो B है ये है डॉट, मतलब ये ऐसे आ रहा है डायरेक्शन। तो अगर एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये डायरेक्शन में जाने वाले पार्टिकल्स जिनकी स्पीड E बाय B हो, उन पे फोर्स जीरो लगेगा। बाकी पार्टिकल्स का क्या, कोई पार्टिकल एक ऐसे जा रहा है, वो हट जाएगा साइड, उस पे फोर्स लगेगा, उस पे फोर्स जीरो नहीं है। कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, वो हट जाएगा। सो इन ऑल अगर ऐसे रैंडम डायरेक्शंस में पार्टिकल्स जा रहे हैं, वो सारे रास्ते से हट जाएंगे और सिर्फ ये वाले पार्टिकल्स इससे हिट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी सिलेक्टर। सो वी डोंट यूज नाउ ब्रिक्स कि उसमें से जो पार्टिकल्स निकल सकते हैं निकलेंगे, नहीं, वी यूज दिस अभी। ठीक है, सो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, they are called cross fields. So velocity selector बनाने के लिए हम लोग क्रॉस फील्ड्स यूज करते हैं, जिसमें E बाय B वाले वेलोसिटी के पार्टिकल्स जाएंगे, अलाउ होंगे, बाकी सब अलाउ नहीं होंगे। बाकी सब पे डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगता रहेगा और वो रास्ते से हट जाएंगे। अंडरस्टूड? सो वेलोसिटी सिलेक्टर इज यूज्ड फॉर कॉलिमेशन। कॉलिमेशन मतलब अलाइन करना, एग्जैक्टली एक फिक्स्ड डायरेक्शन में अलाइन करना, उसी डायरेक्शन में ही जाने देना, कॉलिमेशन के लिए यूज होता है। ओके, वेलोसिटी सिलेक्टर क्लियर? सर अगर हमने मतलब एक वोल्टेज डिसाइड किया है 50 वोल्ट वाले क्या, लेकिन अगर उससे ज्यादा वाले हो तो वो भी डाइवर्ट रहेंगे। हां, डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं नेट फोर्स जीरो नहीं आने वाला है। E अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी हो जाएंगे तो V क्रॉस B ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, तो मैग्नेटिक डायरेक्शन वाला फोर्स लग जाएगा उस पे। और अगर वेलोसिटी कम हुई तो E ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक वाला फोर्स लग जाएगा। एग्जैक्टली सिर्फ E बाय B वाले चार्जेस ही सीधे सीधे जाएंगे, बाकी सब इधर उधर डाइवर्ट हो जाने वाला है। ओके, क्लियर? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक वायर पे फोर्स कैसे लग सकता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये वायर है, इस पे फोर्स लगता है IL क्रॉस B। ये फोर्स एक दूसरी वायर भी तो लगा सकती है, क्योंकि इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, और I2 की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है बाहर। तो अभी अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो ड्रॉ की है, ये है सेकंड की वजह से B2, और ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है। तो इस पे फोर्स देखें, फोर्स लगता है IL क्रॉस B, तो I1L क्रॉस B2, ये फोर्स मिलेगा ऑन 1 ड्यू टू 2, ऑन 1 बाय 2, IL क्रॉस B,
फोर्स लग रहा है इधर, तो I1 पे इधर फोर्स लगेगा, I2 पे देखें IL क्रॉस B, तो फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों वायर्स अट्रैक्ट हो रही है. So two wires carrying the current in the same directions attract each other. Obviously अगर opposite directions में होगा तो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे. इन दोनों के बीच में फोर्स कितना? F on 1 by 2 U naught I2 L by 2 by R, डिस्टेंस जो भी हो, डिस्टेंस D. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, अच्छा यही होगा माइनस F21 ऑपोजिट डायरेक्शंस में. Yes, sir. F by L दोनों पे सेम U naught I1 I2 by 2 by D. इतना फोर्स लग रहा है. ओके, अभी ये एक सॉलिनॉइड दी हुई है. ये सॉलिनॉइड के कोई भी दो एडजेसेंट रिंग्स देखना है, कोई भी दो. तो मैं ये देखता हूं और एक इसके पीछे. इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऑब्वियसली बाजू वाले में ऐसे जाएगा. ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे. इस तरह से सॉलिनॉइड की हर रिंग आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है. तो दैट इज व्हाई अ सॉलिनॉइड ट्राइज टू श्रिंक अलोंग इट्स लेंथ. सॉलिनॉइड खुद की लेंथ कम करने की कोशिश करता रहता है, वायर्स आपस में अट्रैक्ट होती रहती है. तो अ सॉलिनॉइड shrinks along its length. और ये ऑपोजिट है, ये और ये ऑपोजिट है, ये ऐसे है, ये ऐसे है. तो ये वाला सेक्शन इस वाले सेक्शन को रिपेल करेगा, सेम ये वाला सेक्शन इसको रिपेल करेगा. तो एक रिंग सॉलिनॉइड की हर एक पॉइंट आपस में रिपेल करता रहता है. तो एक रिंग एक्सपांड होने की कोशिश करती है, तो अ सॉलिनॉइड ट्राइज टू एक्सपांड अलोंग इट्स डायामीटर. तो सॉलिनॉइड का जो डायामीटर है ये बढ़ने की कोशिश होती रहती है. तो श्रिंक्स अलोंग लेंथ, एक्सपांड्स अलोंग डायामीटर. ओके, चीज क्लियर है? चलो ठीक है. अभी ये दो वायर्स वाला जो फोर्स है, इस फोर्स ये वाली इक्वेशन के हिसाब से 1 एम्पियर डिफाइन हुआ है. देखो सपोज यहां पे करंट, इसमें भी करंट 1 एम्पियर रख दो, लेंथ 1 मीटर, डिस्टेंस 1 मीटर, फोर्स कितना मिलेगा? 4 पाई अपॉन 2 पाई बचा 2 into 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर. इसके हिसाब से कि अगर दो पैरेलल वायर्स, वैक्यूम में पड़ी हुई वायर्स, दो पैरेलल वैक्यूम में वेरी लॉन्ग वायर्स सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस attract each other carrying the current in the same direction, attract each other with 2 into 10⁻⁷ Newton force, then the current in the wires is said to be 1 ampere. 1 ampere का डेफिनेशन यहां से है. ओके, क्लियर? Yes, ठीक है. चलो अभी ये दो वायर्स पे फोर्स लग रहा है. तो अगर एक ही वायर पे ऐसा कॉइल टाइप बना दें, तो अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा कि उसका नेट फोर्स 0 हो जाएगा. एक कॉइल पे नेट फोर्स 0 होता है, फिर कुछ भी शेप हो कॉइल का फर्क नहीं पड़ता है, पर फोर्स 0 होगा, पर जरूरी नहीं है टॉर्क भी 0. जैसे कि n टर्न्स वाली कॉइल है, ऐसे बहुत सारे टर्न्स हैं इसमें. और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सो करंट जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे. और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन है. सपोज एक कॉइल थोड़ी ऐसे टेढ़ी रखी हुई है, ऐसी रखी हुई है, और इधर परमानेंट मैग्नेट्स है. ये इसका नॉर्थ और ये साउथ पोल पीछे, इसका साउथ पोल नॉर्थ पोल. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, और अब ये परमानेंट मैग्नेट्स है, ठीक है. और सपोज ये एरिया थोड़ा ऐसे है, ये है एरिया, तो एरिया का वेक्टर ऐसे होगा. एरिया का वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है. सो वो एरिया का वेक्टर मैं रफली ये ड्रॉ करूं, ये एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच में है एंगल थीटा. अभी इस पे फोर्स लग रहा है, देखो करंट तो आई है इसमें, क्या है, तो इस पे फोर्स लग रहा है IL क्रॉस B अंदर तरफ, इस पे फोर्स अंदर तरफ लग रहा है.
इसमें फोर्स बाहर तरफ लग रहा है, हाँ क्रॉस करेगा, सॉरी, यहाँ पे फोर्स बाहर लग रहा है, तो ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये वायर घूमेगी, तो टॉर्क लग रहा है, फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क कुछ तो है, तो टॉर्क ऑन दिस वायर इज NIA क्रॉस B, NIA B sin थीटा। अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क पढ़े हैं P cross A. P क्रॉस P, जहां पे P क्या है, Dipole moment. डायपोल मोमेंट। सो NIA को भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे चार्जेस है, यहाँ पे करंट है, सो ये है M, या फिर कहीं कहीं पे म्यू भी है कोई कोई बुक्स में, बट बेसिकली जब ये क्वेश्चन देखो तो समझ जाना कि ये जो चीज है ये मैग्नेटिक मोमेंट है। क्या है मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक मोमेंट जैसा है, ठीक है। तो इसकी भी कुछ स्ट्रेंथ होगी, इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट कितना है और एरिया कितनी होती है, टॉर्क इक्वल्स टू M क्रॉस B लगेगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल मतलब टॉर्क ऑन अ कॉइल, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ये प्रिंसिपल यूज होता है गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए, ओके। सो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल बिना आवाज के, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में हम लोगों ने, गैल्वेनोमीटर का यही अरेंजमेंट है वैसे, तो गैल्वेनोमीटर में एक्सेप्ट ये जो कॉइल जो घूम रही है इसके साथ एक स्प्रिंग भी लगा दिया जाता है ऐसा, ये स्प्रिंग भी ट्विस्ट होएगा, ठीक है, और बीच में एक सॉफ्ट आयरन का कोर लगा दिया जाता है। सो सॉफ्ट आयरन मतलब ऐसे स्पॉन्जी आयरन नहीं, सॉफ्ट आयरन मतलब जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड टेम्पररी हो, मतलब जो मैग्नेट जो करंट जाए तो मैग्नेट बन जाए, जिसके अंदर से करंट नहीं पास हो रहा है, जिसके अराउंड करंट नहीं पास हो रहा है तो वो मैग्नेट नहीं होगा, मतलब इट मैग्नेटाइजेस एंड डीमैग्नेटाइजेस इजी, वो सॉफ्ट आयरन है। जैसे तुम्हारे घर में जो स्टील का स्केल जो होता है ना, वो सॉफ्ट, वो हार्ड आयरन है थोड़ा, उसको तुम मैग्नेट से घिसते रहो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड फिर काफी टाइम तक चलता है, तो दैट इज कॉल्ड हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब दैट मैग्नेटाइजेस एंड डीमैग्नेटाइज क्विकली, तो ऐसा मटेरियल रखते हैं बीच में। वो मटेरियल से क्या फायदा होगा कि देखो ये जो नॉर्थ पोल है इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत बाहर भी प्लेस्ड हो रही होगी, अभी सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक रखने से ये मैग्नेटिक फील्ड्स और अंदर से ऐसे रहेंगी, सो इन द कोर वी हैव अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस पे जब एक करंट पास होगा तो ये घूमेगा, इसको कौन घुमा रहा है, मैग्नेटिक टॉर्क को घुमा रहा है, ये M क्रॉस B, NIA क्रॉस B घूम रहा है। अभी ये घूमेगा तो ये स्प्रिंग भी ट्विस्ट होने वाली है, स्प्रिंग सपोज पहले ऐसी थी फिर ऐसी हो जाएगी, बाय अमाउंट थीटा घूमेगी, तो ये स्प्रिंग वापस आना चाहेगी अपनी पोजीशन पे इस तरह से, तो इसमें स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब जो इसको अपनी पोजीशन पे वापस ले आएगा, तो स्प्रिंग को उधर लेके गया ये NIA क्रॉस B, वापस लेके आना चाहता है K थीटा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे वो जगह पे इसका पॉइंटर है इसका, तो जब करंट पास हुआ तो ऐसे घूम गया इसका पॉइंटर, वो जगह पे इसका पॉइंटर रुक जाएगा और यहाँ पे मार्क होगा 2 एम्पियर 3 एम्पियर जो भी, इसके तरह से गैल्वेनोमीटर बनता है, ठीक है। तो वो कब तक घूमेगा जब भी मैग्नेटिक टॉर्क NIA B और रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो जाए, ठीक है। आई को नीचे ले लो, इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, थीटा बाय आई हो गया NAB बाय K, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, मतलब एक थोड़ा सा करंट पास किया तो कितना रोटेट हुआ, ये करंट सेंसिटिविटी चेंज करके अपन एमीटर बना सकते हैं, मिली एमीटर बना सकते हैं, माइक्रो एमीटर बना सकते हैं, नैनो एमीटर भी बना सकते हैं। तो ये चेंज करना मतलब NAB बाय K चेंज करना, मतलब अगर तुमको सेंसिटिविटी ज्यादा चाहिए, मैं एक जगह से 1.1 माइक्रो एम्पियर करंट पास कर रहा हूं, मैं 1.1 का 1.2 कर दिया तो वो घूमना चाहिए ना, मतलब थीटा कुछ तो होना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को ये बढ़ाना पड़ेगा, तो या तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, हो सकता है इजीली, एरिया बढ़ा दो वो थोड़ा मुश्किल है, तुमको फिर बड़ा गैल्वेनोमीटर लेना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दो मतलब ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स रखो, या K कम कर दो, तो K मतलब इसका कांस्टेंट स्प्रिंग का, तो रीस्टोरिंग कांस्टेंट कम कर दो मतलब एक हल्की स्प्रिंग लो, सो अगर एक लाइटर स्प्रिंग लोगे
तो वो माइक्रो एमीटर का काम करेगी, और लाइट लोगे वो नैनो एमीटर का काम करेगी, क्योंकि जितनी टाइट स्प्रिंग उतना घूमने नहीं देगी, और जितनी लाइट स्प्रिंग होगी वो थोड़े से करंट में भी बहुत अलाउ करेगी रोटेशन। ठीक है, सो बहुत सेंसिटिव मैग्नेटिक एरियाज होते हैं ना, या बहुत ऐसे कम करंट, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम करंट है, वो करंट मेजर करने के लिए तो सिर्फ इधर कभी कभी धागे लगाए जाते हैं, तो सिर्फ एक स्ट्रिंग लगा दी जाती है, क्योंकि वो स्ट्रिंग में भी कुछ तो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। एक स्ट्रिंग पे पत्थर बांध के तुम घुमा दो और छोड़ दो तो पत्थर वापस आता है, तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से है। सो दिस डिसाइड्स MAV/K डिसाइड्स करंट सेंसिटिविटी। अगर तुमको एक फाइन एमीटर बनाना है तो ये N बढ़ा दो, A बढ़ा दो, B बढ़ा दो और K कम कर दो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, स्प्रिंग की वजह से उसका वो भी तो लगेगा ना, रिस्टोरिंग फोर्स भी नहीं लगेगा। इसको खींच नहीं चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स कब लगता है? जब खींचते हो। यहाँ पे इसको घुमा रहे हैं तो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। इसको पुल नहीं कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग ये गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं एमीटर में। सो एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। तो एक ब्रांच है, इसमें सपोज करंट जा रहा है 5, ये करंट मेजर करना है। एमीटर सीरीज में लगाए कि पैरेलल में लगाए? क्यों सीरीज? उसका लोड चेंज, सीरीज में करंट सेम रहता है ना, द करंट रिमेन सेम इन द सीरीज। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। वोल्ट मीटर तुमको बनाना है तो पैरेलल में कनेक्ट करो, एमीटर बनाना है सीरीज में कनेक्ट करो। सो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। अभी गैल्वेनोमीटर ये सबसे बना हुआ है, तुम्हारे इसके अंदर खुद की कॉइल है, खुद का रेजिस्टेंस है। सो वी विल कॉल दैट रेजिस्टेंस G, द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अभी अपन ने इस करंट सीरीज में एक G रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, तो वी आर चेंजिंग दिस करंट ओनली। हमने आई को चेंज कर दिया, जो मेजर करना है हमने उसको चेंज कर दिया। तो ये नहीं करना चाहिए अपने को। दूसरा, ये जो कॉइल है ना, ये बहुत सेंसिटिव होती है। इसमें से एक लिमिट से ज्यादा IG होता है सेफ करंट फॉर गैल्वेनोमीटर। इससे ज्यादा करंट जाएगा तो ये जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, एक बात वो तो भले आए पर डैमेज हो जाएगा। डिफ्लेक्शन इन द सेंस वाइब्रेट होता है। हाँ चलेगा, K बढ़ा दो, ये जल जाएगी वायर, ये प्रॉब्लम है। तो व्हाट वी वांट इज वी डोंट वांट अ लॉट ऑफ करंट टू पास थ्रू G। तो क्या किया जाता है? इसका रास्ता है, इसके साथ पैरेलल में एक बहुत लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगा दो, जिसको बोलते हैं शंट। तो शंट इज द लो वैल्यू पैरेलल रेजिस्टेंस। इससे क्या फायदा हुआ? एक तो इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो इनका पैरेलल और भी कम होगा, तो हमने I को उतना चेंज नहीं किया है। दूसरा, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस कम है तो मोस्ट ऑफ करंट इसमें से ही पास हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो इसमें से हम लोग को करंट पास होएगा सिर्फ IG। ठीक है, तो अगर हमको इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको इसमें शंट लगाना पड़ेगा। कितना? GIG अपॉन I माइनस IG, GIG अपॉन I माइनस IG, जहां पे अपन को I करंट मेजर करना है, ये शंट लगाना पड़ेगा। तो जब भी तुम एमीटर लिख रहे हो तो तुमको गैल्वेनोमीटर में ये शंट एक्सप्लेन करना है और करंट सेंसिटिविटी एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, वोल्ट मीटर बनाना है इसमें से तो पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक ये ब्रांच है जिसमें से रेजिस्टेंस I करंट रेजिस्टेंस R करंट I जा रहा है। अभी इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है, तो पैरेलल में गैल्वेनोमीटर लगाओ। क्यों पैरेलल में लगाओ? पैरेलल में वोल्टेज सेंस होता है इसलिए। अगेन सेम प्रॉब्लम, हमने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया तो I चेंज हो जाएगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगा, दूसरा गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है। तो इन दोनों को बचाने के लिए एक सीरीज रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस लगा लो। उससे क्या होगा? ये ब्रांच का रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया तो मोस्ट ऑफ द करंट I उधर से ऊपर से जाने वाला है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर से कम करंट पास होगा तो गैल्वेनोमीटर सेफ रहने वाला है। तो अभी इसमें से जो करंट पास होगा वो होगा आगे IG, एंड वी वांट टू मेजर दिस वोल्टेज V। तो ये दोनों पैरेलल है, तो V होगा IG RS प्लस G, V इक्वल्स टू IR। So V equals to IG RS plus G. Therefore RS is V by IG minus G. तो अगर एक गैल्वेनोमीटर को तुमको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाना है। कितना लगाना है? जो वोल्टेज मेजर करनी है डिवाइडेड बाय गैल्वेनोमीटर का सेफ करंट माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। और वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए तो नीचे R मल्टीप्लाई करो रेजिस्टेंस,
सो थीटा बाय आई आर क्या होता है? V इक्वल्स टू NAV बाय के। सो अगर वोल्टेज वोल्ट मीटर, एक फाइन वोल्ट मीटर बनाना है तो N बढ़ा दो, A बढ़ा दो, B बढ़ा दो, या K कम करो या उसका रेजिस्टेंस कम करो। ठीक है, एक फाइन वोल्ट मीटर इस तरीके से बना सकते हैं। सो ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो वोल्ट मीटर में ये दो चीजें एक्सप्लेन करनी होंगी। यस सर। ओके, क्लियर। सो यहाँ पे करंट और मैग्नेटिज्म के इंटरैक्शंस खत्म हुए। सो करंट की वजह से कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है वो देखा, और फिर मैग्नेटिक फील्ड करंट पे क्या क्या इफेक्ट डालेगी वो सब देखेंगे यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास रहेगा मैटर की वजह से मैग्नेटिज्म कैसे होता है और मैग्नेटिक फील्ड मैटर में क्या चेंजेस लाती है वो। ठीक है।